हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इससे पहले 2-3 क्लास देख लिया है और यदि आपने नहीं देखा है तो आप इससे पहले 2-3 क्लास देख लीजिए। आप अनूप स्टडी जोन चैनल पे जाइए और उसके बाद आप वहाँ पे प्लेलिस्ट खोलेंगे तो प्लेलिस्ट में क्लास 10 का सारे सिलेबस पड़े हुए हैं, सारे सब्जेक्ट पड़े हुए हैं, तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सारे क्लासेस आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो आज जैसा कि बोर्ड पे आपको शो हो रहा है कि आज हम लोग पढ़ेंगे रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस, मतलब जो सेंटेंस को किस तरह से रीऑर्डर करते हैं। तो क्लास क्या होगा मेरा, रीऑर्डर ऑफ वर्ड्स, मतलब सब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं और ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर बनता है वो देखेंगे। तो हम लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस में देखा था कि सब सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और वहाँ पर उसके पहले वाली क्लास का हम जब एग्जाम्पल करवा रहे थे तो वहाँ पर एक थोड़ा सा मिस स्पेल्ड हो गया था। क्या हुआ था कि वहाँ पर हमने यंगर का जो हमने बताया कि यंग का मतलब क्या होता है, जवान होता है, और इसी सेंस में लिया जाता है कि यदि आप कह रहे हैं कि यंगर ब्रदर, तो आपका उसका मतलब होता है यदि वो जवान है तो उसका मतलब छोटा भाई होगा, उम्र के हिसाब से देखेंगे। तो वहाँ पे हमने बड़ा भाई बोल दिया है तो उसको हमने पिन अप किया है, नीचे आप देखेंगे कमेंट बॉक्स में, तो पिन कर दिया है। हालांकि यदि आप सीक्वेंस में क्लास देख रहे होंगे तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। आप पहले ही क्लास के स्टार्टिंग में ही जाएंगे तो वहाँ पे माई यंगर ब्रदर से एक एग्जाम्पल होगा, वहाँ पर हमने मेरा बड़ा भाई बताया है जो कि एक फेमस डॉक्टर है, ऐसा एग्जाम्पल है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, मेरा छोटा भाई करेंगे, माई यंगर ब्रदर। तो बड़ा भाई क्या होता है, तो दोनों जान लीजिए। यदि आपको YOUNGER यंगर मिलता है तो यंगर का मतलब होता है छोटा भाई या छोटा, ठीक है। और इल्डर मिलता है, इल्डर का मतलब होता है बड़ा। तो इन दोनों मीनिंग को आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद आज की क्लास में हम लोग देखिए, इससे पहले जो क्लास आप लोगों ने किया है उसमें का आपको पार्ट ऑफ सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस याद रहना चाहिए, और जब इतना सारे याद रहेंगे तभी इस चैप्टर को आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में आगे क्या है। तो सबसे पहले रीऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स में देखिए, हम यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस बनाने के नियम को सीखेंगे, है ना। अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव इसी के अंतर्गत आते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के नियम सीखेंगे और उसके बाद इंपेरेटिव सेंटेंस बनाने के नियम सीखेंगे और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को बनाने के नियम सीखेंगे। तो यहाँ पे इसके जो नियम होते हैं, इसका जो छोटा छोटा स्ट्रक्चर होगा, हालांकि अब आपको इतना तो पता हो गया है कि कोई भी सेंटेंस यदि हमको बनाना होता है तो उसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है और फिर कॉम्प्लीमेंट होता है। हाँ, इतना तो आपको याद ही होगा। और सब्जेक्ट में क्या क्या आता है, मेन वर्ड आता है ना। उसके पहले क्या आता है, एडजेक्टिव या क्वालिफायर आता है, और उसके पहले डिटर्मिनर आता है। तो इतना ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही पता है। तो आज हम उस नियम को देखेंगे कि असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, और इसी स्ट्रक्चर पे हम लोग आगे चल के फॉलो करेंगे। चलिए देखिए, यहाँ पे ये तो आपको पता ही है कि असर्टिव सेंटेंस के जब काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े हैं वहाँ पे असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, 4 प्रकार के सेंटेंस को हम लोगों ने देखा है। उन चारों सेंटेंस को किस प्रकार बनाया जाता है वो थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि चर्चा जो है पिछले क्लास में कर चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस बनाने के लिए, इन वाक्यों को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होता है ना, उसके बाद वर्ब को रखते हैं। असर्टिव सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट होता है और फिर वर्ब होता है। तो यहाँ पे हमको पता है कि असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होता है और एक नेगेटिव सेंटेंस होता है। जैसा कि आपको बोर्ड पे साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस है और एक क्या है, नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पे आप ये चीज़ इसको देखिए, ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस और ये जो नेगेटिव सेंटेंस है, ये दोनों किसके भाग हैं, असर्टिव सेंटेंस के भाग हैं। उस हिसाब से जब हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को देखेंगे, इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ क्या लिखा है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। और ये जो वर्ब है ये किसको दिखा रहा है, मेन वर्ब को दिखा रहा है। कैसे दिखा रहा है, क्योंकि आपको पता है मेन वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, जो कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये इसके बाद मेन वर्ब होगा।
तो यदि आपको कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस मिलता है तो आपका स्ट्रक्चर क्या होगा, यही होगा। क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब होगा, और फिर क्या होगा, मेन वर्ब होगा, और कंप्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, इसी तरह से बनेगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, इंग्लिश ही अस टीचर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई सेंटेंस का नहीं मिल, देखिए सब्जेक्ट होगा। अब इसका हम लोग जब हिंदी निकालेंगे तो हिंदी तो निकाल सकते हैं। इंग्लिश क्या दिया है, इंग्लिश ही अस टीचर्स। इंग्लिश का मतलब होता है, इंग्लिश ही मतलब क्या होता है वह, अस मतलब क्या होता है हमें, और आपको पता है ना वर्ब में यस या यस लगाते हैं, ताहे तीहे पढ़ते हैं, तो टीच का मतलब होता है पढ़ाना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़ाते हैं, ताहे तीहे जोड़ना है। तो इसका जब हम लोग सीक्वेंस बनाएंगे तो सीक्वेंस कैसे बनाएंगे, क्या हो जाएगा, ये हो गया इंग्लिश, है ना, वह हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, वह हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब हमको अफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए ये तो इनकरेक्ट है, इसको यदि हमको करेक्ट करना होगा तो कैसे करेंगे, वह हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, कौन हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं, वह। तो मतलब ये हमको क्या मिल गया, सब्जेक्ट। हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि यदि हमको सब्जेक्ट पता करना होता है तो वर्ब में क्या लगाते हैं, कौन, है ना। यदि ऑब्जेक्ट पता करना होता है तो वर्ब में ही क्या लगाते हैं, किसका लगाते हैं या किसको लगाते हैं, है ना, या तो फिर क्या लगाएंगे, क्या लगाएंगे। तो हमको तुरंत ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट मिल जाता है। तो हम यहाँ पे इसका हिंदी निकालने की कोशिश किए और हमको हिंदी मिला, इंग्लिश वह हमें पढ़ाते हैं। इसको हम लोग स्पष्ट करने के लिए एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में रखते हैं। तो क्या निकला हमको, वह हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। तो कौन लगाएंगे तभी तो हमको जाकर मिलेगा कि ये क्या है, सब्जेक्ट। कौन पढ़ाते हैं, ही। तो मतलब हमारा ही जो है ये सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद यहाँ देखिए, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, जबकि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आपको पता है ना कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं, हेल्पिंग वर्ब आपके बी फॉर्म होते हैं, हैव फॉर्म होते हैं, डू फॉर्म होते हैं, और कौन होते हैं, मॉडल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमको मेन वर्ब पे चलना होगा। मेन वर्ब क्या है, पढ़ाते हैं, जिसमें ताहे तीहे लगा है वही तो है, ही टीच से हो जाएगा टीचर्स, क्या। उसके बाद ऑब्जेक्ट, किसको पढ़ाते हैं, किसको पढ़ाते हैं, हमें पढ़ाते हैं, हमें क्या है यहाँ पे, अस। तो ये हो गया अस। अब देखिए इसमें कुछ बचा, क्या बचा, इंग्लिश, क्या पढ़ाते हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं, तो कर देंगे इसके बाद इंग्लिश। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे ये हो सकता था कि हमको इंग्लिश पहले क्यों नहीं रखे, अस को बाद में। जब हम लोग सेंटेंस पढ़ रहे थे, पार्ट ऑफ सेंटेंस, वहाँ पर हमने देखा था कि पहले आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, जबकि इनडायरेक्ट सजीव होता है, अस। ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से सेंटेंस का सही अर्थ क्या हो जाएगा, ही टीचर्स अस इंग्लिश, वह हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं। नेगेटिव सेंटेंस क्या है, नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए नो, नॉट और नेवर शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो हम लोग देखते हैं। लेकिन नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सिर्फ नो, नॉट और नेवर का। इसका स्ट्रक्चर वही होगा जो अफर्मेटिव सेंटेंस का होगा, बस वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर देते हैं तो वो बन जाता है नेगेटिव सेंटेंस। आप इस स्ट्रक्चर को हमेशा याद रखिएगा, स्ट्रक्चर को आपको नहीं भूलना है ना, स्ट्रक्चर आपको याद रखने हैं। ये आपका जो स्ट्रक्चर ये है अफर्मेटिव का और ये है नेगेटिव का। आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। जैसा कि मैं हर क्लास में कहता हूं कि आप कॉपी पेन लेके बैठिए, जो बोर्ड पे दिखे उसको नोट्स बनाइए। यहाँ पे ये इनकरेक्ट है, आपको लिखा हुआ भी है, इसको करेक्ट, इसका क्या होगा, ये होगा। तो आप इसको नोट करते चलेंगे साथ साथ में। ऐसा नहीं है कि मतलब कि वीडियो पॉज करके पहले पूरा उतार लिए, फिर उसके बाद क्या है कि आप लेक्चर को सुन रहे हैं, ऐसा नहीं है, साथ साथ में चलेंगे। यदि मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ तो वीडियो को पॉज करके फिर से लिख लीजिए, थोड़ा सा पीछे कर लीजिए, है ना। चलिए नेगेटिव सेंटेंस में कहाँ पर नॉट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, बुक सी क्या है, स्टडिंग और नॉट इज, क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से। देखिए दिया हुआ है बुक सी
स्टडिंग अ नॉट इज। अब इतना आपको दिया हुआ है, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, गलत है, क्योंकि इसका कोई भी अर्थ तालमेल में नहीं बैठ रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे तालमेल में इसको बैठाएंगे। सबसे पहले बुक है, बुक का मतलब क्या होता है, किताब। सी मतलब होता है वह। स्टडिंग आईएनजी लगा है, रहा ही रही पढ़ेंगे। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। स्टडिंग का मतलब क्या हो गया, पढ़ रहा, लेकिन रहा नहीं होगा, सी है तो रही है हो जाएगा। अ मतलब एक, नॉट लगा है मतलब नहीं। इज का मतलब हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। इज का मतलब है होता है, जो कि यहाँ पर पहले से है। तो आपको एक सीक्वेंस मिला, किताब वह पढ़ रही है, एक नहीं। इसको आप लोग जब अच्छे सेंटेंस में बैठाएंगे, एक स्पष्ट अर्थ देंगे इसको, तो क्या निकलेगा, वह एक किताब नहीं पढ़ रही है ना। चलिए अब जब इसको रीऑर्डर करेंगे तो कैसे, सबसे पहले हमको यहाँ पे देखिए आप लोग, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया गया है कि जब ये जो इंट्रोगेटिव होगा, जो नेगेटिव होगा, इसका फॉर्मेशन इस तरह से इस स्ट्रक्चर में होगा। तो सबसे पहले हमको सब्जेक्ट लेना है। तो सब्जेक्ट कैसे लेंगे, इसी से, वह एक किताब नहीं पढ़ रही है। कौन नहीं पढ़ रही है, सी नहीं पढ़ रही है, तो मतलब सी जो निकला, ये कौन लगाने से ही सब्जेक्ट मिलता है, तो सी जो निकला ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट का काम खत्म। हेल्पिंग वर्ब में बी हैव डू होता है, बी के अंतर्गत ही इज आता है, तो सी के बाद इज आ जाएगा, है ना। उसके बाद मेन वर्ब देखिए, उसके बाद नॉट का प्रयोग हुआ है, तो नॉट लगा दीजिए, तो मेरा नॉट का भी काम खत्म हो गया। उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब जिसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वर्ब की एस या ईएस फॉर्म को हम लोग क्या कहते हैं, मेन वर्ब। तो इसमें आईएनजी फॉर्म स्टडिंग है, स्टडिंग लगा दीजिए, STUDYING, है ना। अब सिर्फ आपका बच्चा है बुक, जो कि एक ऑब्जेक्ट है, इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो ये बुक कर दीजिए। आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। कॉम्प्लीमेंट इस सेंटेंस में नहीं है, तो यहाँ पे आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ये करेक्ट हो गया। सी इज नॉट स्टडिंग बुक। यहाँ पे अभी ए बचा हुआ है, तो यह अ का प्रयोग कहाँ पर करेंगे, इस क्या नहीं पढ़ रही है बुक, तो इसी के बीच में लगा दीजिए अ, तो हो जाएगा सी इज नॉट स्टडिंग अ बुक। क्या हो जाएगा, सी इज नॉट स्टडिंग अ बुक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। तो आपको इसी तरह से बनाना है, आपको धीरे धीरे अभ्यास करना है। आपके पास कोई ना कोई बुक जरूर होगी, उस बुक में जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसका एक्सरसाइज अपने से सॉल्व करने की कोशिश करिए। इस क्लास को करने के बाद यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, तो ये मेरा पूरा विश्वास है कि आप सारे के सारे प्रश्न कर जाएंगे। लेकिन हाँ, जैसे कि आप इस क्लास को एकदम स्पष्ट से समझ गए हो तभी। तो यदि आप एक बार में वीडियो को देखने में नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एक बार और देखिए, है ना। एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि यदि वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो सब्जेक्ट के बाद ही नेगेटिव वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि हम लोग अभी काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ रहे थे, वहाँ हमने आपको बताया कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। एक जो हिंदी में हम लोग किससे प्रारंभ करते हैं, क्या से प्रारंभ करते हैं, है ना। हिंदी में सेंटेंस वो क्या से प्रारंभ होगा, और दूसरा किससे प्रारंभ होगा, इंग्लिश में देखेंगे तो WH वर्ड्स से प्रारंभ होगा, है ना। WH वर्ड से प्रारंभ होगा। इसका मतलब क्या है कि क्या, क्यों, कैसे, ये सारे शब्द कहाँ आएंगे, वाक्य के मध्य में। वाक्य के कहाँ, मध्य में, मतलब बीच में आएंगे, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद ये ध्यान देना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हमने बताया था कि लास्ट में आपको सबसे पहचानने का आसान तरीका है कि क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा होगा। यदि क्वेश्चन मार्क लगा है तो वो सेंटेंस क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन हमको सीक्वेंस बैठाना होगा, तो मेरा स्ट्रक्चर क्या बनना चाहिए, उसके लिए हम देखेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले WH वर्ड्स। OES का मतलब क्या है, ओपन इंडेड सेंटेंस, ओपन इंडेड सेंटेंस। और यहाँ पे क्लोज इंडेड सेंटेंस, CES का फॉर्म क्या है, क्लोज इंडेड सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस में हमने पढ़ा है। जो WH वर्ड्स होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड, उन्हीं को कहे जाते हैं
WH वर्ड्स का मतलब क्या है, जो वाट हो गया है, वाई हो गया, हाउ हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, है ना। ऐसे जो शब्द होंगे ये सारे के सारे क्या होंगे, WH वर्ड्स। और जब WH वर्ड से कोई सेंटेंस प्रारंभ हो और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा हो तो वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का OES ओपन इंडेड सेंटेंस होता है ना। और इस ऐसे इनका अर्थ जो होता है हिंदी में सेंटेंस के मध्य में आता है। जैसे मान लीजिए कहा गया, क्या कहा गया, डू यू लिव इन गोवा। ये गोवा का जी जो होगा कैपिटल होगा, किसी भी नाम का पहला लेटर जो होता है कैपिटल होता है। क्या है, डू यू लिव इन गोवा। डू यू लिव इन गोवा मतलब क्या तुम गोवा में रहते हो। अगर ऐसा सेंटेंस होगा तो ये सेंटेंस क्या होगा, सही हो जाएगा, है ना। क्योंकि ये जो डू है ये आपका यू के पहले आया है। अब इसी को हमको समझना है कि कैसे होगा, है ना, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो इसी तरह से होगा। तो स्ट्रक्चर पर ही हमको रखना है और समझना है। देखिए कैसे, आराम से समझिए। ये जो WH वर्ड्स दिया हुआ है इसमें इसका स्ट्रक्चर फॉर्म यही बताया है कि इसी फॉर्म में रहेगा। मतलब सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड कहिए चाहे WH वर्ड कहिए, दोनों एक ही होते हैं। क्वेश्चन वर्ड कहिए चाहे WH वर्ड कहिए, दोनों एक ही होंगे। तो क्वेश्चन वर्ड होगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है क्या होता है। उसके बाद सब्जेक्ट होगा, उसके बाद मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब भी आपको पता है। सब्जेक्ट कैसे पता करते हैं वो भी पता है। ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट भी पता है। कॉम्प्लीमेंट आप देख रहे हैं कि जब हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़े थे सारी चीज़ें वहीं आ रही हैं। बस आपको समझना है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वहीं इस क्लास में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद यहाँ पर जब हम देखेंगे दूसरा किसका, एस या नो क्वेश्चन वाले का, मतलब कुल मिला के क्या से जो प्रारंभ होते हैं हिंदी में क्लोज इंडेड सेंटेंस का। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब मेन वर्ब होगा, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। लास्ट में दोनों में क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या है ये देखिए। यहाँ पर एक चीज़ समझने वाली बात ये है कि यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब से लेके, ये जो हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से लेके ये पूरा पूरा यही सेंटेंस है। इन दोनों में अलग चीज़ क्या है कि ये जो क्वेश्चन वर्ड हो रहा है, क्वेश्चन वर्ड बस ही अलग है ना। तो लेकिन हिंदी में क्या होगा, क्या, क्यों, कब, कैसे, इस सेंटेंस के यदि मध्य में आ रहे हैं तो आप ओपन इंडेड सेंटेंस का यूज करेंगे, मतलब WH वर्ड का यूज करेंगे। और यदि क्या से कोई सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है हिंदी में तो हमको इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करना है। मतलब उसमें हमेशा सब्जेक्ट के पहले जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो आ जाएगा। सब्जेक्ट के पहले क्या आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है ना। तो एक तरीका ये है आपको समझने का। यदि क्वेश्चन वर्ड न हो, यदि क्वेश्चन वर्ड मतलब WH वर्ड न हो, क्वेश्चन वर्ड न हो, तो वाक्य की शुरुआत किससे करते हैं, हेल्पिंग वर्ब से कहते हैं, इसके अनुसार। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको समझ लेते हैं। दिल्ली गोइंग आर यू, क्या दिया है, दिल्ली गोइंग आर यू। इसको हमको इतना तो पता है कि इसको हमको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाना है। तो सबसे पहले आपको पता है हेल्पिंग वर्ब आता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर है, तो आर लिख दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू है, तो यू कर दीजिए। उसके बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब में क्या है, गोइंग, ING फॉर्म ही तो होता है, गोइंग कर दीजिए। और उसके बाद बचा क्या, दिल्ली कर दीजिए। और उसके बाद अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। ये आपका सेंटेंस जो है करेक्ट बन गया। आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि आपको इनकरेक्ट करके दिए जाते हैं और उसको करेक्ट करने के लिए आपको आता है। तो इस तरह से आप करेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक सेंटेंस है, इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो सेंटेंस है इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, देखिए अब दिख रहा होगा, है ना। चलिए इसमें देखिए दिया हुआ है मीरट यू लिव डू इन वेयर। तो ऐसे सेंटेंस में आपको पता है कि ये जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा होगा, ये वाला, है ना, ये वाला दिख रहा होगा, यही स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना है।
चलिए इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके देखते हैं कि क्या सेंटेंस हमारा सही होता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड क्या है, वेयर है, WH वर्ड ही तो वेयर है, तो वेयर को सबसे पहले लिख लेते हैं WHERE। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, इसमें कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या, हाँ डू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, डू, तो इसके पहले आप डू लगा दीजिए। अब इसके बाद देखिए और कुछ दिख रहा है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट देखना है, सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, यू कर दीजिए। उसके बाद मेन वर्ब है, मेन वर्ब इसमें क्या है, लिव है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो लिव कर दीजिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, अब इन बचा, इन हो गया और मेरठ हो गया, मेरठ कर दीजिए, और अंत में क्वेश्चन मार्क। अब ये आपका सेंटेंस बन गया, वेयर डू यू लिव इन मेरठ, मतलब तुम मेरठ में कहाँ पर रहते हो, यही सेंटेंस का अर्थ होगा। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का नियम है, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको, अभी हम लोग टेंस पढ़ेंगे तब इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस क्लास को आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, जब टेंस पढ़ेंगे तो इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ेगी। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इम्परेटिव सेंटेंस को। इम्परेटिव सेंटेंस बनाने के क्या नियम होते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने पहले से चर्चा की हुई है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए। देखिए आपको ये तो पता है कि सबसे पहले जो इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, जिसमें हम लोगों को आज्ञा दिया जाता है, सुझाव दिया जाता है, ज्ञान दिया जाता है ना। तो इस वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले वर्ब का प्रयोग होता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का। इसमें सब्जेक्ट क्यों नहीं आता है, आपको इतना तो पता है कि कोई भी सेंटेंस कैसे बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसे ही बनता है। तो इसमें सब्जेक्ट की बात क्यों नहीं हो रही है, इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसमें जो यू होता है वो क्या होता है, छिपा हुआ होता है। इससे पहले भी हम लोगों ने इसके बारे में बात की है। तो इम्परेटिव सेंटेंस में यू क्या होता है, छिपा हुआ रहता है, जो सब्जेक्ट होता है। इसलिए यहाँ पर हम लोग सिर्फ वर्ब और ऑब्जेक्ट को देख के ये पता कर सकते हैं कि ये इम्परेटिव सेंटेंस है। रूल नंबर फर्स्ट में आपको साफ साफ बोला गया है कि आपका जो सेंटेंस होगा वो क्या होगा, इस वर्ब और ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। तो चलिए एक इनकरेक्ट आपको सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है कि साइलेंस इन द कीप क्लास। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इम्परेटिव सेंटेंस बनाना है, तो सबसे पहले वर्ब को रखिए। यहाँ पे वर्ब क्या है, कीप है, तो सबसे पहले कीप रख दीजिए, है ना। उसके बाद क्या होगा, साइलेंस होगा, कहाँ, इन द क्लास, ऑब्जेक्ट हो गया इन द क्लास, कीप साइलेंस इन द क्लास। ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस बन गया। इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप लगता है, तो ये हमने फुल स्टॉप लगा दिया। रूल नंबर 2 क्या कहता है, इसका नेगेटिव बनाने के लिए, इसका जब नेगेटिव बनाएंगे तो हमने आपको बताया था कि इसमें डू नॉट का प्रयोग होता है या नेवर का प्रयोग होता है। जैसा कि आप साफ साफ आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है और इसी स्ट्रक्चर को हमको फॉलो ही करना है। इस स्ट्रक्चर में दिया गया नेवर या डोंट लगाइए, उसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट को रहने दीजिए। सेंटेंस के नेगेटिव होने की दशा में क्या किया जाता है, इस नियम का पालन किया जाता है। जब आपका इम्परेटिव सेंटेंस नेगेटिव होगा तब हम इस सेंटेंस को, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। दिया है लाई और नेवर टेल, लाई और नेवर टेल, इसमें वर्ब क्या है, पहले तो आपको क्या करना है, यदि नेवर दिख गया तो सबसे पहले नेवर को लिखना है ना। यहाँ पे देखिए ये सबसे पहले क्या है, नेवर को दिया गया है, नेवर को लिख लीजिए, तो नेवर हो जाएगा NEVER, नेवर। नेवर के बाद वर्ब की बारी आई है, नेवर के बाद वर्ब क्या है, टेल है, नेवर टेल। अब बचा क्या, अ लाई, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये भी एक आपका इम्परेटिव सेंटेंस बन गया। ठीक, आगे चलते हैं। आगे है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब हिंदी में होता है विस्मयादिबोधक वाक्य। इस सेंटेंस में क्या होता है, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं उसका यूज होता है और उसके बाद किसी एडजेक्टिव या किसी नाउन का ही प्रयोग होता है ना। अंत में क्या करते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देते हैं। एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे लगता है, आपको पता भी होगा, यहाँ पे दिख भी रहा है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को आप याद रखेंगे कि एक्सक्लेमेटरी वर्ड होगा, उसके बाद कोई एडजेक्टिव या कोई नाउन ही आएगा और अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगेगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। आगे देखिए क्या दिया हुआ है। अब इतना पढ़ने के बाद आपकी बारी है कि आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें। ठीक है, तो इसको हम लोग को इसमें क्या बताना है कि राइट द टाइप ऑफ ऑल सेंटेंस गिवन बिलो, मतलब कि ये सेंटेंस
कौन कौन से सेंटेंस से यही आपको बताना है। तो कुछ सेंटेंस मैं बता दे रहा हूँ, कुछ सेंटेंस आप अपने से करेंगे, ठीक है, और उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। ओबे योर फादर, अपने पिता की आज्ञा मानिए, ये आपका आज्ञा मानना इम्परेटिव सेंटेंस में है, तो ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, ठीक है। शट अप योर माउथ, चुप रहो या अपना मुंह बंद करो, तो ऐसे में ये भी एक आज्ञा है, एक आदेश है, तो ये क्या होगा, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। ब्रावो, यहाँ देखिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, जाहिर सी बात है ये कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। हाउ चार्मिंग द ड्रेस इज, मतलब कि क्या, मतलब ज़बरदस्त जो है ड्रेस है ना। हाउ चार्मिंग का मतलब होता है आकर्षक, एक तरह से आकर्षक, है ना। तो ये भी आपका एक्सक्लेमेशन लगा है, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। गेट लॉस्ट, गेट लॉस्ट का मतलब होता है बाहर में जाओ, तो ऐसे सेंटेंस ये कहाँ पर यूज करे जाएंगे, आप अपने से सोच के इसका जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। गेट लॉस्ट, है ना। व्हाट सी हैज स्लेप्ट यू, यहाँ पे व्हाट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। रन फास्ट, तेज दौड़ो, ये आपका कौन सा सेंटेंस हो गया, इम्परेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। फी फी, जैसा कि हमने एग्जाम्पल में बताया है कि ये जो फी फी का मतलब होता है ची ची, ये भी आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाएगा। पंप योर ट्यूब, मतलब अपने ट्यूब को खुद ही पंप करिए, तो ऐसा सेंटेंस में इम्परेटिव सेंटेंस हो गया। वाव सो स्वीट इज दिस, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है, तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क सेंटेंस हो गया। तो ऐसे सेंटेंस में आपने देखा कि जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगा है और उसके साथ कोई शब्द आ रहा है, तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन जा रहा है, और जहाँ पर आदेश, सुझाव, प्रस्ताव, आज्ञा, नियम, ऐसे चीज़ें आ रही हैं, वहाँ पे इम्पेरेटिव सेंटेंस आपका बन जा रहा है, ठीक है। इसके बाद इसमें देखते हैं सी नोज मी, यहाँ पे कोई भी देखिए फुल मार्क है, और ये आपका पूरा सब्जेक्ट है, और उसके बाद एक मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। दे कैन नॉट, नॉट लगा है, तो ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। आप ध्यान दीजिएगा, सिर्फ नॉट मत देखिएगा, नॉट को देखने के पहले आप ये जरूर देखिएगा कहीं डू नॉट तो नहीं है, और डू नॉट कहाँ, स्टार्टिंग में, है ना, सब्जेक्ट उसके पहले नहीं होना चाहिए, और नेवर तो नहीं है, तो ऐसे सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस के नेगेटिव होते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, उसके बाद कैन है, उसके बाद नॉट है, डू है, दिस है, तो ये किसका स्ट्रक्चर बन रहा है, नेगेटिव सेंटेंस का, तो ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वी आर गोइंग टू पार्क, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, और उसके बाद ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, तो इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। सी डज नॉट, डज नॉट का यूज हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। वाई आर यू, WH वर्ड पहले है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। हैव दे, सब्जेक्ट के पहले वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ये भी आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, है ना। दे आर वर्थलेस, दे आर वर्थलेस, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है ना। सी इज़ नेवर फ्रस्ट्रेट, वो कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हैड दे, सब्जेक्ट के पहले वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। उसके बाद सी इज़ नॉट अ डॉक्टर, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इस तरह से ये हमने एक्सरसाइज करा, और यहाँ पर हमने देखा कि कौन से सेंटेंस कैसे बनते हैं, आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है और उसी को देखना है। चलिए अब कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब इस एग्जाम्पल में, इस एक्सरसाइज में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको सारे सेंटेंस दिए गए हैं। आप देखेंगे 2015, 2015, 2015, 2015, 2015, 16, इस तरह से और देखेंगे, और एग्जाम्पल्स हैं 2018, 19, 17, 14, मतलब जितने भी एग्जाम प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं आए हुए हैं, उसको हमने उठाकर यहाँ पे रखे हुए हैं। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए चलेंगे, और इसको सॉल्व करने से पहले आपको पिछले जितने भी क्लास पढ़ाया गया है उतना आना चाहिए, तभी तो आप इसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। अन्यथा क्या होगा कि यदि आप इसको सॉल्व करेंगे, नहीं समझ में आएगा, तो आपको लगेगा कि अच्छा नहीं पढ़ाया गया। तो आप चीज़ों को समझ के पूरा क्लास अटेंड करके तभी इसको सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए कुछ प्रश्न सॉल्व करा देते हैं, कुछ आपके लिए छोड़ देंगे। पहला क्या है, पहला है हैज़ माई
बुक टेकन। सबसे पहले समझिए कह क्या रहा है कि फ्रेम करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग वर्ड्स। यही आपके एग्जाम में आता है कि सेंटेंस दिया गया है उसको आपको रीऑर्डर करना है ना। क्या करना है? रीऑर्डर करना है। अब आपको सारे सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर भी पता है कि किसका कौन सा स्ट्रक्चर होता है। तो पहला है हैज़ माई बुक टेकन हु। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? हु दिख रहा है। मतलब ये हो गया कि WH वर्ड जो हु है सबसे पहले हमको रखना है। अब आपको ये पता है कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हमको हेल्पिंग वर्ब रखना होता है। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब कुछ है तो हैज रख दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट आपको रखना होगा। सब्जेक्ट में क्या रखना होगा? अब यहाँ पे सब्जेक्ट आपको कुछ दिख रहा है, क्या होगा? हु हैज। यहाँ पे जब हु आता है तो ये खुद ही सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए इसके बाद सीधे मेन वर्ब आएगा। ये जब हम लोग वर्ब टेंस पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हु जो होता है ये सब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, हालांकि ये होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही। टेकन, इसके बाद माई बुक। तो ये आपका क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिए। तो ये आपका सेंटेंस रीऑर्डर हो गया। नेक्स्ट में देखते हैं दूसरा नंबर में क्या कह रहा है। दूसरा नंबर का देख लीजिए। दूसरा नंबर में कह रहा है कि द माउंटेन ऑफ टॉप्स कवर्ड स्नो आर विथ ईयर द थ्रू आउट। इसका मतलब ये आप जब सीक्वेंस में लगाएंगे तो कह रहा है कि जो माउंटेन का टॉप होता है वो साल भर होता है, जो कि बर्फ से ढका हुआ होता है। कवर्ड थ्रू आउट, इसका मतलब है कवर्ड मतलब ढका हुआ होना, किससे? स्नो से। तो इसको जब हम रीऑर्डर करेंगे तो यहाँ देखिए कहीं पर आपको निगेटिव सेंटेंस मिला नहीं मिला। लास्ट में कहीं पर भी इंट्रोगेटिव मार्क भी नहीं लगा है कि हम लोग ऐसा समझे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ पर हमको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना होता है। एग्जाम में आपको बगल में कोष्टक में दिया रहेगा कि इसको आपको किस में चेंज करना है, अफर्मेटिव में चेंज करना है कि नेगेटिव में चेंज करना है कि इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, दिया रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको समझ जाना है कि ये आपको अफर्मेटिव में चेंज करना है। ये प्रश्न आपका 2015 में आया हुआ है। तो इसको सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो माउंटेन का टॉप होता है, मतलब द से स्टार्ट करेंगे, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन, द टॉप्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स मतलब पर्वत होता है। पर्वत का जो टॉप होता है, ऐसे पर्वत हो गया, इसकी बात हो रही है। जो टॉप होता है ये क्या होता है? ये देखिए कौन ढका रहता है? माउंटेन का टॉप। तो ये आपका सब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद हम किसकी बारी है? वर्ब की। वर्ब में हेल्पिंग वर्ब की, कहीं इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है क्या? हाँ, इसमें हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है आर। तो आप इसके बाद आर लिख दीजिए, है ना। इसके बाद मेन वर्ब आएगा जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है। कवर्ड है तो कवर्ड लिख दीजिए, कवर्ड हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपका बचा क्या? अब देखिए यहाँ तक तो आपका सब्जेक्ट वर्ब हो गया। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट की बारी होती है। क्या ढका रहता है? यही तो आपको समझना है। द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स, माउंटेन्स का जो टॉप होता है वो ढका रहता है किससे? विथ स्नो, स्नो से ढका रहता है ना। कब तक? थ्रू आउट। ये जो थ्रू आउट है इसको लिख लेते हैं THROUGHOU, थ्रू आउट। क्या? थ्रू आउट के बाद बचा क्या? ईयर, द ईयर बचा हुआ है, इसके बाद द ईयर लिख देंगे और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये आपका सेंटेंस बन गया। द टॉप्स ऑफ माउंटेन्स, द टॉप्स ऑफ द माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर। इसको आप लोग नोट करते चलेंगे, अपने नोट्स को बेहतर बनाइए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, तीसरा नंबर। गेव हीज द फादर पुअर 500 ट्रीटमेंट रुपीज फॉर। तो यहाँ पे आपका देखेंगे सब्जेक्ट क्या होगा। सब्जेक्ट जब ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा हीज फादर, है ना। लेकिन उसके पिताजी क्या है? पुअर है। आप इसका हिंदी निकालना चाहेंगे तो हिंदी निकाल लेंगे, तो आसानी से आप स्ट्रक्चर पे बैठा सकते हैं। देखिए तरीका क्या होता है कि गेव का मतलब वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, हो गया दिया। हीज का मतलब क्या होता है? अभी इसको छोड़ते हैं। फादर का मतलब होता है पिताजी। पुअर का मतलब होता है गरीब। उसके बाद 5 का मतलब होता है 5, 100 का मतलब होता है 100, ट्रीटमेंट्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट ही समझिए इसको, और रुपीज मतलब रुपया, है ना। फॉर मतलब के लिए। मतलब इसका सेंटेंस जब बैठाएंगे तो होगा हीज
पुअर फादर गेव 500 रुपीज़ फॉर द, किसके लिए? ट्रीटमेंट के लिए, मतलब उसके गरीब पिताजी। अब यहाँ पे उसके निकला तो हीज का मतलब हो गया उसके गरीब पिताजी ने क्या किया? 500 रुपया उसको ट्रीटमेंट के लिए दिया। तो किसके पिताजी ने, यदि आप कौन लगाएंगे तो हिज मतलब उसके पिताजी ने, तो आपको सेंटेंस मिल जाएगा कि आपको करना क्या है। इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चल अब इसको समझते हैं। कौन दिया? हिज पुअर फादर। क्या? हिज पुअर फादर, उसके गरीब पिताजी, है ना, दिया। अब ये सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद वर्ब। इसमें कहीं आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो आप सीधे मेन वर्ब लगाइए, गेव। उसके बाद क्या दिया? 500 रुपीज, है ना, 500 रुपीज फॉर द ट्रीटमेंट। ये आपका सेंटेंस क्या हो गया? अरेंज हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आपको पांचवा आपके लिए छोड़ेंगे। ये पांचवा प्रश्न आपको करने हैं, इसको मैं सॉल्व करा दूंगा, या तो फिर इसके बाद नेक्स्ट और एग्जांपल्स हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो एग्जांपल्स हैं इसको ध्यान से देखिए। पहला जो कह रहा है, छठवां नंबर क्या कह रहा है? नेवर हार्ड गोज वेस्ट योर वर्क, मतलब कभी भी आपका जो कठिन परिश्रम होता है कभी भी क्या होता है? वेस्ट नहीं होता है। तो इसका सही में स्ट्रक्चर क्या बनेगा? हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। ठीक है, इसके बाद द सर्वेंट फूड फॉर कुक अस, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा द सर्वेंट कुक्स फूड फॉर अस। अब एक चीज़ समझिए, अब इसी तरह से आपको सारे सेंटेंस को करने हैं। उधर का 5वां नंबर और इधर 8 से 15 तक का आपका सारे सेंटेंस आपको खुद से स्वयं से सॉल्व करने हैं, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी दे सकते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं, यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, इससे जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको तुरंत मिल जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।